GTV में मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। और आज पॉलिटिकल, जी हाँ, सियासी नुक्ते से देखा जाए तो एक एतबार से अदालती दिन था। बड़े बड़े फैसले आए, बड़े बड़े केस सुने गए। सबसे बढ़कर ये कि आज एक बार फिर लाइव समाअत हुई और जो 77 मखसूस नशिस्तों की चीफ जस्टिस साहब और उनके दरमियान बड़ा इस हवाले से मखसूस नशिस्तों के हवाले से मुकालमा भी हुआ। फिर आज एक गुमनाम कश्मीरी शायर अहमद फ़रहाद, जो अब मुल्कगीर शोहरत हासिल कर चुके हैं, वो तो 16 दिन बाजियाब हुए, लेकिन आज उन्हें इस्लामाबाद दहशतगर्दी की अदालत में, आज़ाद कश्मीर की दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। बड़ी नारेबाजी हुई और उनकी ज़मानत का फ़ैसला कल होगा। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है जो कि कश्मीर में जो तहरीक चली थी अवामी एक्शन कमेटी की, दरअसल उनकी शायरी ने, उनके ट्वीट ने इस तहरीक को जो है बढ़ावा दिया, तोड़ फोड़ हुई। इसका फ़ैसला कल किया जाएगा। लेकिन आज जो बहुत बड़ा सियासी फ़ैसला हुआ वो साइफ़र केस का था। आपको इल्म है कि इस साइफ़र केस में ट्रायल कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के बानी इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की कैद व मुशक्क़त की सज़ा दी गई थी। और बानी TTI पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने साइफ़र को इस्तेमाल करके कौमी सलामती में डाला है। यकीन कीजिए कि मुझे अभी तक भी ये ख्याल नहीं था कि यानी मैं पूरे सॉरी टू से मेरा ख्याल है कि अक्सरियत इस बात से शायद वाकिफ़ ही ना हो कि साइफ़र केस क्या था, क्या साइफ़र क्या के है, और जिसको इतना बड़ा केस बनाया कि बानी तहरीक और शाह महमूद कुरैशी 10-10 साल की सज़ा पा गए। आप गौर कीजिए कि ट्रायल कोर्ट ने इनसे और FIA ने ये लिखा कि जनाब ये जो ट्रायल केस था, इसका पस मंज़र ये है कि हमारी वज़ारत ख़ारजा को एक ख़त मौसूल हुआ वाशिंगटन से। उस वाशिंगटन में हमारे जो असद मजीद साहब थे, जो एम्बेसडर, उन्होंने कहा कि उन्हें फ़ॉरेन ऑफिस ने बुलाकर ये कहा है कि जिसको धमकी का दिया गया। और वो ये नहीं, जब वो फ़ॉरेन ऑफिस पहुंचा, फ़ॉरेन ऑफिस से सेक्रेटरी पहुंचा आज़म ख़ान को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फिर इमरान ख़ान तक पहुंचा। हाँ, ये कहा जाता है कि बानी तहरीक ने उसको गायब कर दिया। और आपको याद होगा कि बानी तहरीक ने फिर जब उनके आखिरी दिनों के जलसे थे, यानी हुकूमत में जाने से पहले, उसमें वो एक पर्चे को हिलाकर कहते थे कि अमेरिका ने मुझे धमकी दी है कि हम तुम्हें इक़्तिदार से हटा देंगे। ये देखकर कुछ लोगों को भुट्टो साहब भी याद आए थे। बहरहाल इस बुनियाद पर कि उन्होंने ये साइफ़र, जिसे मैं कहता हूँ ना, एक सिफारती दस्तावेज़ होती है, एक कागज़ का टुकड़ा होता है जो आम तौर पर एम्बेसियों का तमाम अहम मुल्कों से वज़ारत ख़ारजा को जाता है और फिर वज़ारत ख़ारजा से प्राइम मिनिस्टर को जाता है। वो चाहता है तो अपने फ़ॉरेन मिनिस्टर को भी, अपने काबिल एतमाद साथियों को भी दिखा देता है, इवन कभी काबीना में भी डिस्कस होता है। और ये एक सैकड़ों की तादाद में इस तरह के होते हैं। लेकिन आज इसको जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, उस पर अदालत भी बड़ी बरहम थी। उन्होंने कहा कि ये पूरा अफसाना तराशी की गई है और एक शख्स क्यों कागज़ गुम होने के सबब जेल में बंद है। तो उन्होंने कहा था कि प्रोसिक्यूशन के पास सिर्फ एक आज़म ख़ान थे। और दिलचस्प बात यह है कि आज़म ख़ान जो एक रूपोश थे, जब उनके पास कैद में रहे, ख्याल ये था कि उस केस में सुल्तानी गवाह बन जाएंगे, लेकिन उन्होंने सुल्तानी गवाह बनने से इनकार कर दिया। और जो उनका स्टेटमेंट आया वो दरअसल मजबूत करता था बानी तहरीक इंसाफ के केस को। इस हवाले से देखिए, कुछ शाह महमूद कुरैशी साहब भी कुछ बयानिया दे रहे थे। अदालत में हमारे नुमाइंदे फैसल अब्बास भी मौजूद थे। और फैसल, आज जो कुछ किस केस को हुआ, कहते हैं कि जी अदालती तारीख का बहुत बड़ा केस था, मेन केस था, बड़े बड़े इल्ज़ामात लगे थे। तो क्या जो अब तक जो केसेस आए हैं, ग़ालिबन उनमें अगर मैं कहूँ तो शाखाना केस, एवन फील्ड केस, साइफ़र केस, लेकिन ये सबसे बड़ा केस कहलाया जाएगा जिसमें बरी वो हुए। तो क्या वहाँ पर माहौल था, क्या रद्द अमल था?
बिल्कुल बरेलवी साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, साइफर केस अपना जो एक बड़ा यूनिक किस्म का केस था, ख़तरनाक तरीन केस कहा जाए या फिर ये कहा जाए कि अदालती तारीख का महंगा तरीन जो प्रोसिक्यूशन को केस पड़ा है वो साइफर केस था। साइफर केस की जो अमारत है वो बग़ैर बुनियाद के पर जो है वो खड़ी की गई थी, जो कि आज धड़ल्ले से गिर चुकी है और प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। जितना ख़तरनाक तरीन केस कहा जा रहा था, उतने ख़तरनाक तरीन केस में प्रोसिक्यूशन सिर्फ अदालत के अंदर ये नहीं साबित कर सकी कि ये वो साइफर है, या तो किसी अदालत के अंदर उन्होंने साइफर दिखाया हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या फिर ट्रायल कोर्ट हो, कहीं पर साइफर दिखाया हो, साइफर का मतन कहीं पर दिखाया गया हो, या साइफर के गाइडलाइन से मुतालिक जो किताबचा है वो कहीं दिखाया गया हो। ये तमाम वो चीज़ें थी जो कि एक बुनियाद खड़ा करती थी साइफर केस की, लेकिन ये नहीं दिखाई गई। अच्छा, आप मेरे साथ रहिएगा, फैसल मेरे साथ रहिएगा, हमारे साथ जो फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट फॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन को भी करते हैं, मतीन हैदर साहब हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। मतीन, एक यानी मुझ जैसे तालिब इल्म को भी बहुत अरसे बाद समझ में आया कि ये था क्या साइफर, और आपको इल्म होगा कि इसमें यानी अगर आप और यानी जो जब वजाहत हुई कि और ये आम तौर पर तमाम अहम एम्बेसियाँ जो अहम लोगों से मिलती हों उनके दरमियान जो बातचीत होती होगी उसमें जो ख़ास नुकात होंगे उनको साइफर यानी एक दस्तावेज़ छोटी सी मुख्तसर सी एक पेज बना के भेजी जाई होगी। भुट्टो साहब ने तो खैर ख़त लहराया था। तो इसके मालूम ये कि इसमें हमारे सफ़ीर गालिबन असद मजीद ख़ान साहब थे जो अब शायद के नए ओहदे पे गए, उन्होंने फ़ॉरेन ऑफिस भेजा होगा। इसके मैंने फ़ॉरेन ऑफिस भी हमारा इन्वॉल्व हुआ। फ़ॉरेन ऑफिस जो है वो यकीनन एक प्राइम मिनिस्टर को नहीं भेजा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजा था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने प्राइम मिनिस्टर को दिखाया। बहरहाल ये साइफर गालिबन आप मुझे कंफर्म करें किसी का पार्ट भी नहीं बन सकता, यानी दस्तावेज़ का ये तो मेरे ख्याल एक सीक्रेट होता है। थोड़ी सी इसकी वजाहत कीजिए मतीन। जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद बहरी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंतहाई आप आपने नुक्ता उठाया और आज अपने जो देखने और सुनने वाले हैं उनको ये बताते जाए कि आपने बड़ी मुनासिब वजाहत की साइफर की। ये बेसिकली एम्बेसडर की वीकली डायरी होती है जो अपने स्टेशन से वो अपनी गवर्नमेंट को भिजवाता है वहाँ के जहाँ पे वो एम्बेसडर तैनात होता है। इसको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में साइफर कहते हैं। और ये डायरी वहाँ के हालात और वाक़यात को, बड़ा स्टेशन होगा जहाँ पे एम्बेसडर होगा तो हफ्ते में 2 दफ़ा भी लिखी जाती है। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन जैसे मिशन है वहाँ पे हफ्ते में 3-4 मरतबा भी लिखी जाती है। क्योंकि आपने सही कहा, इंतहाई हसास नोयत की इंफॉर्मेशन होती है। इसे कोडेड करके एक साइफर एक लैंग्वेज है, उसमें साइफर ऑपरेटर होता है। वो ये आम इंग्लिश में नहीं लिखी जाती क्योंकि इसे हैक होने का खतरा होता है, तो इसे कोडेड लैंग्वेज में बदलिया साइफर यानी इसके लिए केबल्स भी हैं, सेटेलाइट भी है। तो ये साइफर कोड के जरिए वजारत खारजा पहुंची। अब वजारत खारजा, लेकिन फिर मतीन हैरत की बात नहीं है कि जिसमें आपका एम्बेसडर अमेरिका का इन्वॉल्व हो, उसमें आपके फॉरेन सेक्रेटरी जो बहुत ही अहम आदमी होता है 2, उसके बाद चले हम नीचे आ जाते हैं, वो तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसमें केस दर्ज करने वाला FIA होता है। और जो FIA ये जो हमारी इदारे और एजेंसियाँ हैं उनका क्या कैलिबर है, उनके अफसरान का क्या कैलिबर है, यानी उन्होंने ये केस दर्ज किया और उन्होंने ये साबित किया कि इस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी जो है हमारी चैलेंज हुई। जी बिल्कुल, मैं सिर्फ मुजाहिद साहब थोड़ा सा वक्त दें, मैं आपको ये क्लियर कर दूं। आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें FIA का कोई रोल नहीं बनता। टेक्निकली FIA को किसी किस्म की समझ नहीं। और ये जब साइफर वहाँ पे पहुंचता है वजारत खारजा में तो वहाँ पे डी कोड होता है। डी कोड होने के बाद जो है ये फॉरेन सेक्रेटरी, आपने सही कहा, वो फैसला करते हैं कि कॉपी किस किस की जाएगी। एक कॉपी आर्मी चीफ को जाती है, दूसरी कॉपी DGI को जाती है, एक कॉपी फॉरेन सेक्रेटरी को जाती है और उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर को फॉरेन सेक्रेटरी शेयर लेकिन ये ये रिकॉर्डेड नहीं होता, यानी ये दस्तावेज की सूरत में महफूज नहीं होता। जी ये फाइल नहीं बनते इसके, ऐसे ही है। नहीं, ये दस्तावेज की सूरत में महफूज होता है। उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं, वो कलर ठीक है। मतीन जब इधर आप हमारे साथ रहिएगा, जरा क्विक फैसल मुझे ये बताइए कि जब जो प्रोसिक्यूशन था और जो यकीनन वो FIA ने ये केस बनाया था, यानी या तो अगर कोई बड़ी इदारा एजेंसी बनाता तो उनको तो मेरे ख्याल में कोई जवाब नहीं था। मैं देख रहा था कि जब आर्गूमेंट इस पर हो रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
गालिबन जो उनके प्रोसिक्यूटर थे, क्यों फैसल? सर बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, प्रोसिक्यूशन तो अदालत को इस बात पर भी मुतमईन नहीं कर सकी कि साइफ़र की 5 कापियाँ आई थीं या फिर साइफ़र की 9 कापियाँ आई थीं, क्योंकि जो सलमान सफदर ने अदालत के सामने दस्तावेज़ात प्रोसिक्यूशन की रखी तो उन प्रोसिक्यूशन की दस्तावेज़ात में लिखा था कि साइफ़र की 9 कापियाँ थीं। हालांकि ट्रायल कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन ये कहती रही है कि साइफ़र की 5 कॉपियाँ थीं। प्रोसिक्यूशन के पास तो इस बात का भी जवाब नहीं था। उसके बाद ट्रायल के अंदर ये कहा गया कि 342 का बयान रिकॉर्ड किया गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने कहा कि 342 का बयान रिकॉर्ड किया गया 2 बजे। उसके बाद 3 बजे फैसला सुना दिया गया, 77 पेजेस का फैसला, 77 पेजेस का। तो ये किस तरह से हो सकता है कि 342 का बयान आप 1 घंटा पहले रिकॉर्ड करें और फिर उसके बाद आप 1 घंटे बाद 77 पेजेस का फैसला सुना दें? प्रोसिक्यूशन मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। लेकिन ये बात तो है कि मतीन हैदर साहब और फैसल अब्बास ये तफसीलात आ चुकी हैं कि बहरहाल गालिबन 203 केसेस हैं, उनमें से एक ये बहुत बड़ा केस था, गो के उन्हें बरी करने का ऐलान किया गया है, लेकिन गालिबन अब तक कुछ शायद और नए केसेस दाखिल हो जाएं। बरी तो बहरहाल इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं होंगे ना इन केस में? शुक्रिया मतीन हैदर साहब। फैसल कुरैशी, फैसल अब्बास, इंतहाई अहम हसास नौइयत का केस था, क्योंकि ये खाली सिर्फ हमारे लोकल इदारों एजेंसियों में नहीं बल्कि हमारा सुपर पावर अमेरिका इन्वॉल्व था, फॉरेन ऑफिस इन्वॉल्व था, एम्बेसडर इन्वॉल्व थे, और उस केस में कोई ये बनाया गया कि नेशनल सिक्योरिटी का केस है जिसका गद्दारी के मुर्तकब हुए हैं, सजाए मौत दी जाएगी। लेकिन आज बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया दोनों को। लेकिन बरी से ये नहीं समझिएगा कि वो रिहा होंगे, कि कम से कम 200 के करीब केस बानी तहरीक पर हैं और कमोबेश 100-150 केस गालिबन हमारे फॉरेन मिनिस्टर साबिका शाह महमूद कुरैशी पर होंगे। ब्रेक के बाद चलेंगे। तो मैंने कहा ना, अदालती तौर पर बड़ा अहम दिन था कि आज लाइव कवरेज दिखाई गई 77 नशिस्तों की। उसके अलावा आज तहरीक इंसाफ ने चैलेंज भी किया चीफ जस्टिस की मौजूदगी को इमरान खान से मुतालिक केसेस में। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है, जिसमें कहा कि ऐसा लगता है कि सारी सियासी लड़ाइयाँ अब अदालतों ही में लड़ी जाएंगी। साइफ़र केस एक बहुत बड़ा था जिसका फ़ैसला आया, फिर लाइव कवरेज चल रही है 70 नशिस्तों पर, फिर PTI ने चैलेंज किया है कि हमें चीफ जस्टिस पे एतमाद नहीं। हमारे साथ बड़े सीनियर सीजनड मोहतरम अली ज़फ़र साहब मौजूद हैं। मैं तो खैर न्याज़मंद हूँ इनका और इनके वालिद साहब का, बड़े पाए के वकील रहे, साहिब किताब। अली ज़फ़र साहब भी उनके, मैं इनके सामने तो नहीं कहूँगा, माशाल्लाह सेनेटर्स हैं। शुक्रिया आपने वक्त निकाला। तो पहले ज़रा मैं चाह तो रहा था कि चीफ जस्टिस पे आऊँ, लेकिन ये जो साइफ़र केस की इसलिए अहमियत है कि गालिबन सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया कि कौमी सलामती के लिए ये ख़तरा बन गए थे आपकी पार्टी और आपके कायद। मोहतरम सेनेटर साहब। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। बड़ा इसका हाइप बनाया हुआ था हुकूमत के जो मुख्तलिफ लीडर्स थे, और ये कहा गया था कि ये जो केस है ये तो एक साजिश है और ये एक कंस्पिरेसी है, और बहुत सारी बातें की गई थी और कि हमने बड़ा ज़बरदस्त केस बनाया। लेकिन मैं इस केस में नीचे इन्वॉल्व था और मैं देख रहा था कि कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं देख रहा था कि इस ना कोई इल्ज़ाम के साथ शहादत है, ना वो कोई डिफेंस पेश कर रहे हैं, ना करने की इजाज़त दे रहे हैं, ना वकला को अंदर जाने की इजाज़त दे रहे हैं। तो नज़र आ रहा था कि ये केस ने फैसला नीचे यही होना है, और ये भी यकीन था कि एक बार फैसला आ गया तो ये फैसले ने बेसिकली जब आएगा हाई कोर्ट तक, तो हाई कोर्ट ने फैसले में इसको ख़त्म कर देना है, इस सज़ा को, और बरी कर देना है इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को। वही हुआ, एक्सपेक्टेड यही था। तो मैं इसको कहता हूँ कि ये इंसाफ की जीत है अल्टीमेटली। और पूरी लेकिन सर एक बात बताएं कि ये सॉरी से इस पर काफ़ी गुफ्तगू भी हो गई है और फैसला भी आ गया, लेकिन एक अहम ये है कि आप एक तरफ आपको रिलीफ भी मिल रहा है, मतलब ये बड़े अहम केस में, लेकिन आप चीफ जस्टिस पर आपने अदम एतमाद का इजहार किया है। माजी में भी हम तो खैर जैसे दोराब पटेल, जैसे अनवारुल हक, साकिब निसार, कोई अच्छी तारीख नहीं रही है। हमेशा अपोजिशन वाले चीफ जस्टिस पे अदम एतमाद का इज़हार करते हैं, लेकिन मजबूरी तौर पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के या कोर्टों के जो फैसले आ रहे हैं, जजों के जो फैसले आ रहे हैं,
और आज भी मैंने देखा कि ये हमारे काजी साहब ही थे ना जिन्होंने लाइव हमारे तहरीक आपके बाने तहरीक इंसाफ को बुलाया, सुना, काफ़ी अच्छे तरीके से सुना, उसके बावजूद क्यों अदम एतमाद का इज़हार? क्या ये राय हम किसी एक, जैसा कि कहते हैं पीटीआई के कुछ लीडरशिप में होता है कन्फ्यूजन, कुछ कॉन्फ्लिक्ट, एक की राय है या आप पॉलिसी है, ये राय है? देखिए जी, मेरी तो राय इसमें बड़ी वाज़े है और यही मैं हमेशा राय देता रहा हूँ और देता रहूँगा, और वो ये है कि अगर आपके खिलाफ फैसला आ भी जाता है किसी जज साहिबान के, कोई भी जज दे देता है, तो आप फैसले पे भरपूर तनकीद करें, फैसले को आप बुरा भला कहें, फैसले को आप कहें कि गलत है, आइन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, साबित करें, और उसके बाद तारीख पे छोड़ दें कि वो इस ऑर्डर को जो कोर्ट ने दिया है उसको वो उस पर फैसला तारीख करे, अवाम करे। लेकिन जज के ऊपर अदम एतमाद करना सिंपली इसलिए कि उसने फैसला आपके खिलाफ दिया है, मेरी नज़र में ये कोई आइनी जवाज है ना कानूनी जवाज है। आपको याद है कि मैंने जब सिंबल केस था, पूरी लाइव कवरेज थी उसकी, सिंबल केस का फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने, और मेरी नज़र में वो गलत फैसला था, आइन के खिलाफ था, कानून के खिलाफ था। मैंने उस पर आर्टिकल्स भी लिखे, मैंने भरपूर तनकीद भी की और लोगों ने भी तनकीद की, आपने भी उस पर गुफ्तगू की, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि हमें एतमाद नहीं है किसी जज पे। वो जज साहिबान अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, अपनी जिम्मेदारी, अपनी जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरा करके करते हैं, लेकिन गलती कर सकते हैं, और गलती अगर करते हैं फैसला गलत होता है। लेकिन नहीं अली ज़फ़र साहब, मैं बहुत काबिल एहतराम है, और खैर आपसे तो मैं बिल्कुल गुफ्तगू करने की जसारत ही नहीं कर सकता कि सिलसिले यहाँ तो खैर आपको इल्म है कि हैदराबाद साजिश केस जो है भुट्टो साहब के दौर में वो 6 फाटकों के अंदर लगता था, मैं देखता था, और वहाँ बड़े बड़े पाए के जज कसूरी साहब इधर पेश होते थे, उधर फ़याज़ बख्तियार होते थे, तो उन जजों 5-4 साल उन्होंने अंदर रखा, बिदिन जो मैंगल मरी को उसके बाद रिहा कर दिया। तो ये भी तो एक है ना कि आप कहते हैं कि जी उनके फैसलों, उनके नतीजे में भुट्टो साहब तो खैर फांसी चढ़ी गए, भुट्टो साहब के दौर में भी बड़े बड़े लोगों के साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ हुई वो भी आपको इल्म होगा, उसकी तफसील में जाने वक्त नहीं, लोग बुरा मान जाएंगे। तो ये जो आपका एक हद तक तो पॉइंट ऑफ व्यू से ये, अब मतलब ये वाली जो एक और एक आपने निकाला हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, या अचानक एक नई एक बात निकाली, सॉरी मैं उस यानी ये कहते हुए मैं इस गार्डेड लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहूँगा कि क्या दुरुस्त है ये हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का हवाला देना जिसमें याह्या खान और जी मुजीब? जी देखिए, मेरा इस पे मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, फिर से मैं बयान कर दूं। आप हर कौम की अगर तारीख देखें तो हर कौम ने गलतियां की हैं अपनी तारीख में, माजी में, और आपको अगर अपना हाल दुरुस्त करना है और मुस्तकबिल को मुस्तहकम बनाना है और वो गलतियां रिपीट नहीं करनी, दोहरानी नहीं है, तो फिर आपको अपने माजी से सीखना चाहिए। अब जब बांग्लादेश का इशू आया था, उसकी तारीख आप मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं, आप तो इस पे लिखते भी रहे हैं कि उसमें सियासतदानों की भी गलतियां थी, कुछ सियासतदानों ने जानबूझ के किया हुआ था, कुछ हमारी इस्टेब्लिशमेंट की गलतियां थी, और कुछ स्ट्रेटजी थी हमारे दुश्मनों की जो कामयाब हुई। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तो आपको समझ आती है कि किसने क्या गलती की और क्या गलती नहीं करनी चाहिए फ्यूचर में। तो उस हद तक तो कोई, मेरा ख्याल है इसमें किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अगर उस पर हम गुफ्तगू करें तो वो हम अपनी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, ताकि हम दोबारा ये इश्यूज को अगर इस तरह खुदा न खास्ता होते हैं तो आप उस पर गलतियां दोबारा वो ना करें। इस मौक़िफ़ से तो किसी किस्म का किसी को वो नहीं होना चाहिए, और ये कह देना कि कोई ये अगर इसकी बात करेगा तो वो गद्दार है, या ये कह देना कि अगर कोई इसकी बात करेगा तो उसने बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ बात की, खुदा न खास्ता, ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। लेकिन मोहतरम अली ज़फ़र साहब, अजीब इत्तफ़ाक़ है, और ये यानी कि मैं आपके वालिद को जब नया चैनल आया था 2002 में, तो मैंने उनको इंटरव्यू किया था जब मैं इंडस टीवी में होता था, कोई 20 साल तो हो गए, और आपके वालिद बड़े अयूब खान के दौर में वज़ीर क़ानून और वगैरह, कुछ लोग कहते थे कि 62 का आइन भी नहीं बनाया, खैर वो भी एक कंट्रोवर्सी है मंजूर कादिर साहब का, और उन्होंने वजह तौर पर शायद यही बात कही थी कि उन्होंने फिर किताब भी लिखी, डिक्टेटर कौन, बाद में भी किताबें मुझे मिलती रहीं, तो वो तारीख़ से तो हमने नहीं सीखा। ज़फ़र साहब ने तो बड़े वाज़े तौर पर कहा कि हमसे गलतियाँ हुई, अयूब खान ने जो गलतियाँ की, फिर भुट्टो साहब ने जो कुछ किया, लेकिन हम तो कभी भी, आज आप बैठे हुए सॉरी टू से
कि कितना तारीख़ का दिलचस्प वाक़या है कि 20 साल पहले मैं आपके वालिद एस.एम. ज़फ़र साहब से सवाल कर रहा था, आज आपसे यही कह रहा हूँ। उस वक्त भी तारीख़ ने नहीं सीखा, 20 साल बाद भी आज कोई नहीं सीखा। ये बस ये हमारा इशू ही ये है जी। हम सीखते नहीं हैं, और जो कौमें अपनी पास्ट को नहीं सीखती, अपने माजी से नहीं सीखती, वो फिर नुकसान ही उठाती रहती हैं हर वक्त। और हमारे साथ ये हुआ है, हमने बार बार रिपीट किया है। आप देखें कि मैं सियासतदानों की बात करता हूं कि पार्लियामेंटेरियंस ने 3 बार अपनी, पाकिस्तान जब बना था तब से लेके आज तक की तारीख देखें, ये पार्लियामेंटेरियंस की ही गलती की वजह से मार्शल लॉज लगे हैं इस मुल्क में। लेकिन हम नहीं सीखते, हम फिर वही दोहराते रहते हैं। इसी तरह जुडिशरी ने कई फैसले किए, वो अपनी जो ऐसे फैसले किए जिसमें जमहूरियत के खिलाफ सपोर्ट किया, लेकिन वो रिपीट भी किए, वो दोहराए। इसी तरह आप हर इंस्टीट्यूशन को देख लें, हर इंस्टीट्यूशन ने गलतियां की और वो गलतियों की वजह से वो चीजें वापस रिपीट हुई। तो ये हमें सीखना पड़ेगा। आप दुरुस्त कह रहे हैं। और अगर आप मेरे वालिद साहब की किताब पढ़ें, जो शायद आपने पढ़ी भी हो, बिल्कुल, मुझे उन्होंने अपने हाथ से दस्तखत करके भेजी थी। अच्छा, एग्जैक्टली। उसमें ये सारी चीजें, यारी बातें का जिक्र है और बड़ी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अपने अंदाज में बयान भी किया है इसको। अगर मैं आखिर में आपसे ये कहूँ कि मसलन ये कि चीफ जस्टिस, बदकिस्मती से हमारे यहाँ जुडिशरीज का एक हल्का दबाव बर्दाश्त भी करता रहा है। मसलन ये बल्ले का निशान वाकई उसने हमारे बड़े काबिल एहतराम, बड़े मोअज़्ज़ज़ जस्टिस काजी ईसा साहब को कंट्रोवर्शियल बनाया कि ये इलेक्शन कमीशन को फैसला करने देता, उसी पर डलता ना मलबा। लेकिन उन्होंने ये करके उसको, इस केस को उनके पास आना ही नहीं था, वरना इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी और गैर जानिबदारी खुद एक क्वेश्चन रही है हमेशा पास्ट में। तो ये बात, ये क्या वजह है कि आप काजी साहब उस बल्ले के निशान के मसले पर, सिंबल के निशान पर भी पार्टी बने, और बाद ऐसे केसेस जो उनके उस तरह दायरे कार में नहीं आते या उसमें जब आते हैं तो फिर उनकी जानिबदारी पे तो सवाल उठेगा ना, फिर या गैर जानिबदारी पे। ये देखें, बदकिस्मती से जितने सियासी मामलात हैं वो बजाय पार्लियामेंट में हल होने के या पार्टीज के दरमियान हल होने में, पॉलिटिकल पार्टीज जो बाकी दुनिया में जिस तरह का रवाज है वहाँ हल होने के या सियासी मैदान में हल होने के, वो जाके तो अदालतों में पड़ जाते हैं हमारे। और अब तो एक ट्रेंड बन गया है कि हर सियासी मामला हम अदालत में डालते हैं, और ये भी एक ट्रेंड बन गया है कि हर सियासी मामले को अदालत फिर उसके ऊपर फैसले भी करना शुरू कर देती है। जिस वक्त अदालत पॉलिटिकल इश्यूज में या सियासी मामलात में आती है तो फिर एक डिबेट का हिस्सा बन जाती है, वो एक बहस का हिस्सा बन जाती है, और इसलिए फिर उस पर तनकीद भी होती है। और फिर उनके आखिरी बात मैं कह दूं, उसका सबब ये भी है ना कि अगर पार्लियामेंट तो ये फैसला नहीं करेगी ना कि ब्रिगेडियर को तरक्की कोर लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया जाए, उसको कोर कमांडर बनाया जाए, फौज में नहीं दाखिल देते। आपके यहाँ ये भी तो हुआ कि पार्लियामेंट अब जजों में भी तो आ गई है ना कि 7 रुकनी बेंच बने, 11 रुकनी बेंच बने, फुल कोर्ट बने। बाकायदा याद है आपको कि बड़ा हंगामा हुआ था इस बात पर। और ये आपने जो पार्लियामान की भी जजिस कमेटी बन गई है, तो फिर कल आप भी कह सकते हैं ना कि भाई आप जो अपनी कमेटियां बना रहे हैं उसमें ये लोग गलत हैं, आप जो वजीर बना रहे हैं वो भी गलत हैं। ये भी तो सूरत हाल हो गई है कि पार्लियामान भी जो है वो जुडिशरी में दखल दे रही है ना कि फुल बेंच बनाएं या फुल कोर्ट बनाएं या लार्जर बेंच बनाएं। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बिकॉज सियासी जमातें पार्लियामेंट को इस कोर्ट को प्रेशराइज करने, अदालतों को प्रेशराइज करने के लिए भी इस्तेमाल कर रही हैं। ये समझते नहीं कि वक्त जो है वो तब्दील होने में देर नहीं लगती, कल को वो दूसरी तरफ होंगे और कोई और इस्तेमाल कर रहा होगा पार्लियामेंट को अदालतों पे डालने का प्रेशर। तो हमें हर इंस्टीट्यूशन को चाहिए कि अपना जो उनका दायरा इख्तियार है उसके अंदर ही रह के अपना इख्तियारात को इस्तेमाल करें। ये अगर हो गया, इसीलिए, और आइन में बड़ा वाज़ेह है, बाय द वे आपको बताऊं, आपने आइन तो पढ़ा है, आइन में बड़ा वाज़ेह है कि हर इंस्टीट्यूशन ने क्या काम करना है, किस हद तक वो दूसरे के साथ इंटरफेयर कर सकती है, किस हद तक नहीं कर सकती। इस चीज को समझने की जरूरत है। जब हम ये समझ जाएंगे तो मेरा ख्याल है हमारा गवर्नेंस जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, आपकी वजह से मुझे आपके वालिद साहब को भी खराज अक़ीदत पेश करने का मौका मिल गया। उनको अल्लाह जवाल रहमत में जगह दे। और मैंने कहा ना कि ये मैंने इसलिए कह दिया कि आमतौर पर कहते हैं जी एंकर नहीं, लेकिन अली ज़फ़र साहब के वालिद एस.एम. ज़फ़र साहब बड़े पाए के
वकील थे, कई किताबों के मुसन्निफ़ थे और बड़े कम अरसे में अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र अब सेनेटर भी हैं और रवायत, अपने वालिद की रवायत को जारी रखे हुए हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो जैसे मैंने कहा कि आज अदालती दिन है, इसी पर गुफ्तगू होगी, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। टीवी में मुजाहिद आपको फिर खुश आमदीद कहता है। जैसे मैंने कहा कि आज अदालती दिन था और अब तहरीक इंसाफ के एक और सीनियर लॉयर माहिर कानून अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट के हमारे साथ हैं। अज़हर साहब शुक्रिया, एक तो आपने वक्त निकाला। कुछ ये जो चीफ़ जस्टिस पर तनकीद जो है अमूमी तौर पर, ख़ास तौर पर आपकी बिरादरी में अच्छी नहीं समझी गई। जब जस्टिस निसार थे तो आपको हर फैसला मंजूर, अब आपको चीफ जस्टिस ने एक फैसला दे दिया तो नामंजूर। तो ये जो हो गया है अपोजिशन और हुकूमत में, अपनी पसंद के फैसले आएँ तो बहुत अच्छा, अपनी पसंद के फैसले ना आएँ तो रद्द कर देते हैं, हटाने निकालने का फैसला करते हैं। अज़हर सिद्दीक़ साहब। नहीं ब्रेविड साहब, बहुत शुक्रिया जी। अब देखिए, दो बातें तो बड़ी वाज़ेह हैं कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब और जज और बतौर चीफ जस्टिस ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपका याद होगा कि चीफ जस्टिस गुलजार साहब के दौर में इमरान खान साहब जब गवर्नमेंट में थे, गवर्नमेंट के खिलाफ सुओ मोटो लेटर लेना और कई बातों तो फिर एक स्टेज पे और ऑब्जर्वेशन दी थी 5 मेंबर बेंच ने कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब ऐसे किसी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे जो इमरान खान के खिलाफ होगा जी। तो वो बायस का एलिमेंट वो। फिर आपको याद होगा कि अपना पार्टी सिंबल लेने की जो बात है उसका फैसले में ये इस बेंच में मौजूद थे। फिर इन्होंने एक जो खत लिखा अपने ब्रिटिश एम्बेसडर को, और उस खत के अंदर भी उन्होंने फिर रीट्रीट किया कि वो फैसला उनका ठीक है, हालांकि हर एक को पता है वो फैसला एरोनियस है, वो आइन और कानून के खिलाफ है। और वो आप देख लीजिएगा तो जितने आपने आज भी देखा, वो आज शुरू में बात करना चाह रहे थे सलमान अकबर, जब कोर कमेटी ने तो ये फैसला कर लिया था। अब लीगल कमेटी की तरफ से जो कि सलमान सिद्दीकी देख रहे हैं, उनकी तरफ से तो अभी तक एतराज नहीं आया, लेकिन सलमान अकबर जैसे स्टार्ट करेंगे उम्मीद है कि ये एतराज आएगा। लेकिन अज़हर साहब एक एलिमेंट है। और लेकिन अज़हर साहब, अब तो ये है ना कि चले पहले तो 7 रुकनी बेंच या 11 रुकनी बेंच, अब तो फुल कोर्ट बेंच में जब बैठती है तो सिर्फ चीफ जस्टिस का तो एक ही वोट होता है ना। फैसले तो अक्सरियत की बुनियाद पर होते हैं ना। और जो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं, अभी जस्टिस साइफर केसी का भी फैसला आया, तो मेजॉरिटी जजेस फैसला करते हैं ना। अगर चीफ जस्टिस हट भी जाएंगे तो फैसला तो मेजॉरिटी को जज को करना है ना। आज भी समझता हूँ कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब के जितने फैसले किए बायस का एलिमेंट मुझे तो नजर आता है। और बाकी जजेस पे एतराज नहीं मैं कर रहा ना, मैं ये सवाले से है अजय, लेकिन जिस तरह से वो एक डोमिनेटिंग पोजीशन में आज भी हियरिंग कंडक्ट कर रहे थे कि जजेस सारे बराबर हैं और आप बोलने नहीं दे रहे थे जजेस को, तो ये अपने रिजर्वेशन तो मेरा ख्याल है अपनी जगह पर मौजूद रहती है। लेकिन मान लें इस बात को, हम फॉर द टाइमिंग अगर ये एतराज को छोड़ भी दिया जाए तो आज तक जितनी ऑब्जर्वेशन आई है उसमें एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि पार्टी का सिंबल लेना, पार्टी को बैन करना है। अच्छा चले, लास्ट मेरे पास, सॉरी टू से अज़हर साहब, मेरे पास सिर्फ एक बात सवाल आपसे मैं फिर कर लूँ, क्योंकि ये हमारे यहाँ रिवायत रही है कि किसी एक जज या चीफ जस्टिस पे एतराज़, लेकिन मजमूई तौर पर जो रिलीफ पैदर पे PTI को मिल रहा है, उसे आप समझते हैं कि इस वक्त बहसियत मजमूई जुडिशरी इंडिपेंडेंट गैर जानिबदारा फैसले दे रही है? देखिए, मैं ये इशू नहीं है, मैं बाहसियत एक तालिब इल्म समझने या कानून का समझते हुए मैं तो ये देखता आ रहा हूँ कि जब से इमरान खान को गिराया गया उसके बाद अदालतें जो है वो मुतवाज़ी रोल प्ले नहीं कर रही थी। हम ख्याल बेंचेस का कॉन्सेप्ट या मखसूस जजों के पास केस लगाना, और वो आप 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बता दिया, वजाहत बता दिया कि प्रेशर क्या था, और हम और ब्यूरोक्रेसी भी जिस तरह इस्तेमाल हो रही थी, हम ये सारा कुछ देखते रहे। हमारा कंसर्न इतना ही है कि रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 4 और 5 कानून के मुताबिक काम करने को कहता है। अगर किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ रही है बतौर सियासी जमात, उसे अब ये तो नहीं कि उसके बुनियादी हक छीन लिए जाए। और उसके अलावा जो बाकी इमरान खान के खिलाफ भी अगर आप केसेस देखें, 200-250 केस देके मिला क्या है, इमरान खान को जेल में रख के क्या मिला। मेरी मुलाकात लास्ट फ्राइडे वाले दिन हुई थी और वो तो बड़े हौश, बड़े
अपना जोश और जज्बे में मौजूद हैं और वो इन चीजों से कोई नहीं डरते और वो मुकाबला के लिए बैठे हैं कि कितनी देर इनको अंदर रख सकेंगे। ये अब वो दौर नहीं है कि जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में आप झूठे केस में फंसाकर आप सजा दे दें। और 109 के सेक्शन में अभी आप साइबर का केस देख लें, आप उसमें तोशा खाना के आज आपको मैं बता चलूं, पूरी कौम को मुबारक हो, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साइबर के केस में बाइज्जत बरी होगा। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूं, पहले दिन से ये मैं बात कर रहा था कि इमरान खान साइबर केस में बाइज्जत बरी होंगे और वो जो साइबर का कागज था। सिद्दीक साहब, यही तो मैं मोहतरम अजहर सिद्दीक साहब ये कह रहा था, साइबर केस में रिलीज होने का मकसद ये है कि ओवरऑल जुडिशरी इंडिपेंडेंट ही नज़र आ रही है। अगर चीफ जस्टिस साहब या किसी जज से शिकायत है, उसका मतलब ये नहीं कि पूरे अदलिया को मुर्ज़े इल्ज़ाम ठहराया जाए। जैसे मैंने कहा कि आज अदालती दिन ही था, यानी बड़े बड़े केसेस और आने वाले दिनों में भी बड़े बड़े फ़ैसले ये अदालतों में होंगे। ये बदकिस्मती है कि पार्लियामान इतनी बेतौकीर, इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो अपने मलबा भी पार्लियामान पर अदालत पे गिरा के अपने फ़ैसले करवाना चाहती है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बिजली को इजाज़त दीजिए।